एक मुद्दा हमको डिस्कस करना है कि जो अखंड कांग्रेस वाला केस बन रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से अखंड कांग्रेस से शुरू करते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अखंड कांग्रेस से डिस्कशन शुरू करते हैं ठीक है। और फिर आगे दूसरा सेक्शन हाँ, शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो अखंड कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, टीएमसी मर्ज हो जाए, एनसीपी मर्ज हो जाए, हालांकि एनसीपी उतना नहीं बोल रही जितना बोल रहे हैं संजय राउत, शिवसेना वाले। हालांकि जितने क्षेत्रीय दल है उनमें शिवसेना तो कभी कांग्रेस का पार्ट रही नहीं, समाजवादी पार्टी भी कभी कांग्रेस का पार्ट नहीं रही, आरजेडी, ये सब तो कांग्रेस विरोध में ही आगे बढ़े हैं। तो अखंड कांग्रेस का अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो तो क्या उस पर देश पर उसका प्रभाव पड़ना है? आज हम इस पर चर्चा कर लेते थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 2 पार्ट में इस वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे। पहला जो हमारा होगा भारत का राजनीतिक जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, और उसके बाद वैश्विक स्तर पर जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। जहां तक बात हम लोगों के इंटरनल पॉलिटिक्स की है, और आपकी बात एकदम सही है कि निश्चित रूप से जो कांग्रेस की जो बात, हालांकि 99 सीट तो पिछली बार भी जीत गई, तो नो डाउट बाकी सभी क्षेत्रीय दलों के ऊपर के कंपैरिजन में जनता ने अपेक्षाकृत ज्यादा विश्वास तो कांग्रेस पर रखा ही है। और अभी जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग बाई पार्टी सिस्टम, जो 2 दलीय व्यवस्था है, जैसा ब्रिटेन में है, जैसा यूएस में है, उस तरफ चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा गया। देखिए, इलेक्शंस हारना अलग बात है, इलेक्शंस के बाद पार्टी का समाप्त हो जाना ये एक एकदम अलग कहानी है। ये एकदम अलग जो कहानी है ना सर, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो पिछले 20 सालों में लोगों को विजिबल नहीं हो रहा था, विजिबल होने लगा है। क्योंकि गठबंधन सरकारें बन रही थी केंद्र के अंदर, तो जितने रीजनल पार्टीज़ थी उनको लगने लगा था कि बहुत अच्छी बात है कि एक रीजन के अंदर अगर वो क्षत्रप है, वो अपने कुछ ट्रस्टेड लोगों को लेके अलग हो जाए और फिर उनको मनमाना अपीजमेंट करने की छूट दे दे, उनको मनमाना लूटने की छूट दे दे, और उसके बाद अपने 10-20 सीटें लोकसभा के अंदर, वो भी बहुत है, 15 सीटें भी लोकसभा में लेकर आ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। को ब्लैकमेल करते उससे सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल हो जाना, ब्लैकमेल ही नहीं, बड़ा तगड़ा नेक्सस था। ब्लैकमेल तो तब होता है जब आप बाहर से कुछ काम करा रहे हो, बल्कि आप तो खुद मंत्री बनते थे, मंत्री बनकर बहुत सारे बेनिफिट्स उठाते थे, और साथ साथ में अपने जिन लोगों ने आपको वोट दिए थे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, उनको आउट ऑफ द वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अनुग्रहित भी करते थे। उनके साथ में एक ऐसा सिस्टम बना लेते थे कि पारिवारिक सिस्टम है तो राज्य के अंदर सरकार बनानी है, केंद्र की सरकार बनवाने में मदद करनी है और 2-3 मंत्री ले जाने हैं। ऐसा इंडिया में 90 के दशक में, उसके बाद 2000 के दशक में देखने को मिला। जो वाजपेयी जी की सरकार थी 96 से में जो बनी, 99 जो 2004 तक 5 साल चली, वो भी गठबंधन दल की सरकार थी। 2-2, 3-3 पार्टी वाली जो सीटों वाली पार्टीज़ थी वो उनको ब्लैकमेल करती थी, इसमें शामिल थी। फिर 10 साल मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो भी यही थी। तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल पर्टिकुलरली जो कांग्रेस से अलग हुए, क्योंकि कांग्रेस से अलग हुए दलों की एक और खासियत है, वो एक ही व्यक्ति पर केंद्रित रहे। जैसे एनसीपी शरद पवार पे केंद्रित रही, अपने टीएमसी ममता बनर्जी पर केंद्रित रही, जो जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस है आंध्र प्रदेश के अंदर, वो केवल उन्हीं पर केंद्रित है, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने बना ली। तो अब विचारधारा नाम की तो चीज़ खत्म, अब तो बस बंदरबाट थी। ये बंदरबाट अब बंगाल में होने वाली नहीं है, इसलिए भगदड़ मची। और नहीं, इस तरह के दलों के साथ क्या हो गया है कि ये देखिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स जितनी भी होगी ना सर, उसमें एक सीलिंग तय हो जाती है कि ये इसके ऊपर अगर लीडर राइज कर रहा है तो उसको अलग होना है। अब ये अलग हुए बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स विद इन द कांग्रेस। इनको लगा कि हमारा भविष्य एक लिमिट से ज्यादा नहीं है, और जब वो अलग गए तो लगभग उसी तरह की व्यवस्था, बल्कि उससे ज्यादा हायर डिग्री का एक सिस्टम इन्होंने यहाँ बना लिया। हायर डिग्री की मेलाफाइड व्यवस्था, हायर डिग्री की बनाई। मतलब कांग्रेस के अंदर फिर भी एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, सारी चीजें हैं। उसका एक कारण है सर, राष्ट्रीय स्तर पर भाई पार्टी का इतिहास है, भूगोल की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से पार्टी का बड़ा रिच हेरिटेज। पार्टी का बड़ा रिच हेरिटेज, ये दोनों ही चीजें इन लोगों के साथ लैग करती हैं। और कांग्रेस की प्रेजेंस है सर पैन इंडिया।
तो वो करेक्ट। जो भी इश्यूज को उठाती है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखती है कि कहीं इस इश्यू को उठाने पर साउथ वाले नाराज तो नहीं हो गए, हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाले लेकिन नाराज तो अभी नहीं हो। आप देख रहे जो हो क्षेत्रीय दल कि है वो ये वहां नहीं पर सोचते। थोड़ा सा इस तरह की बातें हो रही हैं हाँ साउथ नॉर्थ की, हाँ क्योंकि कांग्रेस का नॉर्थ से जिस तरह से सफाया हुआ, और वो सफाया कांग्रेस ने जो कांग्रेस का वोट गया तो केवल इन्हीं लोगों के इन्हीं पास है लोगों ना, के पास गया। क्षेत्रीय दलों का। भाई जी, महाराष्ट्र में तो एनसीपी के पास, बंगाल में टीएमसी करेक्ट, के पास, बैंक, अच्छा यूपी में इनके पास सपा के सपा पास, के और पास, बिहार में इन्होंने तो आरजेडी के जूनियर पास। जूनियर पार्टनर की तरह रह गई। अच्छा, इनकी सरकारें अभी भी है साउथ में तीन, अभी केरल में जीता, तेलंगाना कर्नाटका में में है, है इनकी सरकार, कर्नाटका में, और कर्नाटका में है, और इनकी कर्नाटक में भी सरकार है। हिमाचल में तो चल ही रही है नॉर्थ में। लेकिन इसके बाद भी उस तरह से नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। अगर कहीं ये कांग्रेस की जगह कोई क्षेत्रीय क्षेत्रीय दलों दल की की होती, सरकार यही मैं होती, पॉइंट हाईलाइट करने वाला था। तो जिस तरह का हो, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता तो है कि कभी ना कभी हम भी सत्ता में आ सकते हैं नॉर्थ में। यस, इसलिए कांग्रेस जब अपने उनके क्षत्रप जब उनसे कोई भी डिमांड करते होंगे तो कांग्रेस हाँ, एक बात को ध्यान रखती होगी कि अगर ये आउट ऑफ द वे जाकर ये बात मान ली तो हमारे उस रीजन का क्या होगा, सर, हमारे लिट्टे उस रीजन। लिट्टे वाला, लिट्टे को एक लेवल तक एग्जैक्टली, समर्थन दिया, दिया, उसके बाद नहीं लेकिन दिया। एक एक लिमिट के बाद नहीं जा पाए नहीं ये दिया। लोग, क्यों नहीं क्योंकि दिया? उस क्योंकि पैन इंडिया वो टेररिस्ट बस ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर बस साउथ में आप सपोर्ट करोगे तो और कैसे चल उसका पाएगा? खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भुगतना पड़ा पड़ा। है। तमिलनाडु से साफ हो गई, तमिलनाडु से खत्म हुए खत्म तो हो गई, उसका कारण भी यही है। उसका कारण ये। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल ठीक है, यू मे लाइक राहुल गांधी और यू मे नॉट लाइक राहुल गांधी, बट एक बात तो है कि यू कैन नॉट इग्नोर हिम इग्नोर नाउ। हिम। तो वो समय समय पर ऐसा काम भी करते हैं कि आप उनको इग्नोर नहीं कर यू सकते। कैन नॉट इग्नोर इट, एंड वॉट एवर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ एनीबडी, जो भी है, बंदा एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की तरफ तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और प्लस हाँ, जो बातें 10 साल पहले वो बोल रहे थे, 2013 हाँ, में, 14 में, जब मोदी जी की पहली बार गवर्नमेंट बनी थी, उस हाँ, समय जो उनका जो कैपिटलिज्म या जो वो कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म, वो आज भी हाँ, उसी पे टिके हुए हैं। वो सावरकर इशू पर महाराष्ट्र में पूरा लॉस हो गया, बट करेक्ट। लोगों ने कुछ भी कहा, बट सावरकर इशू पर उनका जो स्टैंड है, वो सही हो गलत हो वो अलग बात है, लेकिन उनका जो स्टैंड है वो है। और आप एक इसीलिए चीज और देखोगे, इवन आम आदमी पार्टी को जैसा समर्थन कांग्रेस मतलब देना चाह रही, मतलब बड़ा उसमें बहुत कैटेगोरिकल समर्थन नहीं दे पाए ये लोग, नहीं दे पाए। लगातार विरोध। इवन अभी भी बंगाल इलेक्शन में तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ममता हार जाएंगी, एक तरह से तो बोल ही दिया था, ममता के विरोध में ही एक तरह से काम किया। बिल्कुल, और इन्होंने माना था कि ममता को हारना भी जरूरी है, ये बोले थे राहुल ममता को हारना भी गांधी कि जरूरी अगर है। ममता को अगर जो इन्होंने काम किया है इसके कारण ये हारेगी भी, ये उन्होंने कहीं बोल ना दिया कहीं था। राहुल गांधी को ये रियलाइजेशन हो गया है कि हमारे वोट बीजेपी ने नहीं काटे हैं, हमारे वोट इन्हीं दलों ने इन्होंने काटे हैं। काटे हैं। बीजेपी, अच्छा इसके बगैर भी आप सोचिए, ये लोग हाँ, निकल लिए, उसके बगैर भी वो 99 सीट्स लोकसभा में ला रहे हैं। करेक्ट। जिस 100 मार्क्स से थोड़ा सा आगे जाने में बीजेपी को पूरा जोर लगाना पड़ गया था, और कांग्रेस मरती गिरती 99 सीट्स लेकर आ जाती है। नहीं, तो नहीं, और देखिए, तो डिसीजन मेकिंग में बड़ा इस मामले में मैंने देखा कि जब देखा कि जनता विजय के साथ है, तो डीएमके को पूरी तरह से डिस्कार्ड किया और मूव अहेड कर गया वो। जनता विजय के साथ पहुंच गए। बिल्कुल हाँ, पहुंच गए। और दूसरी बात, डीएमके को या ममता बनर्जी को या किसी और क्षेत्रीय दल को ये कहने का तो राइट है नहीं कि जी राहुल ना गांधी ने हमको धोखा दे दिया। ना जो ना इंडिया अलायंस बना था उसमें इन लोगों ने कभी राहुल गांधी को, कांग्रेस को लीडर ही नहीं माना था। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने और स्पेशली स्पेशली ये ममता मामले बनर्जी में ममता जी का तो बड़ा रोल है। अब ममता बनर्जी एंड आम आदमी पार्टी की केजरीवाल, ये एक दोनों मेरे ख्याल से दोनों कुछ कायनात ने भी सीन बनाया है कि हाँ, केजरीवाल जी को लग रहा था कि उन्होंने पब्लिकली बोला था कि हाँ, कांग्रेस के पास सब कुछ होगा, लेकिन उनके पास राहुल गांधी भी तो है जो बीजेपी को जिता देते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो दिल्ली में हारे। ममता करेक्ट। बनर्जी जो कह रही थी उसके बाद वो बंगाल में हारी। हाँ, और जब इन दोनों की क्रेडिबिलिटी, अच्छा हारी नहीं, हारना एक डिफरेंट बात है पॉलिटिक्स में, राउट राउट इंग्लिश में वर्ड है। बाहर, और साथ हाँ, साथ में अच्छा ममता तो इतना बुरा हारी भी नहीं भाई, कहने का मतलब अगर 80 सीटें आई है विधानसभा में तो ये हाँ, रेस्पेक्टेबल हार है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी में भगदड़ मची, पार्टी हाँ, खत्म, आम हाँ, आदमी पार्टी की दिल्ली में ये पोजीशन है कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। जो खत्म कांग्रेस हो का गई। वोट बैंक उन्होंने पकड़ा था वो लगभग हाँ, लगभग वापस छिटक गया, वो निकल जाएगा। केवल पंजाब के अंदर, अच्छा मुझे लगता है कि इसके जो फिल्ट्रेशन इफेक्ट पंजाब में भी पहुंचेंगे। पंजाब पक्का। के अंदर ये जल्दी चुनाव करवाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको हाँ, मालूम है जितना डिले करेंगे उतना बुरा हाल उतना है। इफेक्ट।
अच्छा, पंजाब और दिल्ली में न ज्योग्राफिकली बहुत डिफरेंस है, ना आप देखें तो जो बहुत से सब परिवार वहां से आके दिल्ली सेटल हुए हैं, दिल्ली से वो सबका रूट्स है पंजाब में, तो इसी कारण तो वो पंजाब को चुने थे। पंजाब आम आदमी पार्टी ने बहुत जिसको कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक ज़माने में श्रूड पॉलिटिशियंस के रूप में तो अपना जगह बनाई थी। करेक्ट, कांग्रेस का पूरा जो वोट बैंक जिसको कहते हैं वोटर्स थे वही है। वो चले गए थे उनकी तरफ कि जी केजरीवाल जो कहेगा ये करेंगे। और जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज़ किया था, हाँ, बीजेपी से बाहर वाले जितने भी लोग थे, वो सब सबके सब हार गए। सबके सब हार सबके गए। सब हार गए। राहुल इस समय इस रिजल्ट के बाद हैप्पी हैप्पी क्वेश्चन में दिख सबसे रहा। सबसे ज़्यादा, क्योंकि बंगाल वो सब, जीतने वाले नहीं थे, उनको मालूम था बस खत्म बीजेपी बात है। जीते या टीएमसी जीते। टीएमसी के हाँ, जीतने में उनको लॉस था, बीजेपी के जीतने पर उनको बेनिफिट ये हुआ कि जो अब भगदड़ मच गई। अब जो देखिए सर, पार्टीज तो अलग बात है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, एक सेट ऑफ फोर्स है, दूसरे सेट ऑफ फोर्स है जो लेफ्ट और पूरा ये इकोसिस्टम है। इनका अब निर्विवाद लीडर एक बन चुका है, इसका अभी तक लीडर डिसाइड नहीं था। वो इस डिसीजन हो गया और बंगाल वो चुनाव में सरेंडर तो कर दिया ममता बनर्जी ने, जाकर दिल्ली दरबार में जाकर सरेंडर कर दिया है। दिल्ली और दरबार में उनका सरेंडर है। शरद पवार हाँ, बहुत पहले से डोरे डाल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ईगर नहीं दिख रही। कांग्रेस नहीं, उनको वो सारे बार्गेनिंग टेबल पे नहीं ला रही हो। कांग्रेस कह रही कि आप पूरे लगभग लगभग ख़त्म हो जाओ। तब हाँ, एक और बात है, कांग्रेस हाँ, के अंदर एक और दूसरा विचार भी है। वो विचार ये है, जो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पे लीडर है बंगाल वो के, तो लगातार ममता का वो विरोध वहां वो कर ही रहे वो थे। कह रहे हैं कि इनको हम में शामिल करके इनको फिर से क्यों संजीवनी देना, इनको बिल्कुल सही ख़त्म हो बात, जाने दो। ये ख़त्म खत्म हो बात। जाएंगे तो बीजेपी से लड़ने के लिए हम हैं और लड़ेंगे। हाँ, तो इसका मतलब जो जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो तो अपने आप ही आ जाएगा हमारे वो पास। अपने आप ही आ और जाएगा। ये इन लीडर्स को लेकर जिन्होंने हमारे साथ बेट्रेल किया था, धोखाधड़ी की थी, उनको लेकर हमको क्या मिलना है। कांग्रेस इसलिए भी ईगर नहीं दिख रही कि जी शरद पवार और उसकी परिवार को वही रेस्पेक्टेबल जगह हम कांग्रेस में दे दे जो उन्होंने 25 साल 30 साल ना पहले ना ना, थी। तो हम क्यों दे दे। एनसीपी का जो बीजेपी विरोधी वोट है वो अपने आप कांग्रेस की तरफ आएगा। करेक्ट। और ये जो शिवसेना का खेल चल रहा है कि वो भी जारी है शिंदे ग्रुप की तरफ, उसमें भी दो फायदे हो जाएंगे। जो शिवसेना विरोधी जो बीजेपी विरोधी वोट है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि शिंदे के साथ जाने का मतलब बीजेपी के साथ जाना। तो करेक्ट। शिवसेना में जो भी ऐसे लोग थे जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, उद्धव ठाकरे के पास जो भी लोग थे, उद्धव ठाकरे उनको होल्ड नहीं कर पा रहे, तो वो भी भाग के अपने आप कांग्रेस की तरफ बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। ये जो बाइपोलर लेकिन पॉलिटिक्स, इधर एक और इंटरेस्टिंग बात है, बीजेपी ने भी कह दिया है कि हमें भी हमें कोई जरूरत नहीं नहीं है, चाहिए सपोर्ट, हमें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमें अभी हाँ, बीजेपी ने तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आने वाले समय में हम ना विधानसभा में कोई गठबंधन करेंगे ना ना लोकसभा हम, में कोई गठबंधन खत्म करेंगे। बात, जिसको तो आना है हमारे साथ विलय कर लो। और लगभग इसी तरह की पॉलिसी कांग्रेस की तरफ से दूसरी आएगी। तरफ बीजेपी ने तो विलय करने से भी एनसीपी के जो इस टीएमसी का जो बागी गुट मना है कर दिया, मना कर दिया। मना। उन्होंने उसका विलय उसको कराया, टोटल 800 वोट मिले थे। वो अननोन ऐसे मैं तो नाम भी नहीं सुना मैं था नाम इस पार्टी का। टोटल और 8, उसके पिछले चुनाव में 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा सांसद हो चुके हैं इस समय। 800 वोट मिले टोटल पिछले आप चुनाव में। उसको अचानक 20 सांसद मिल गए तो कहां से ढूंढा है इन्होंने, किस उस पार्टी की तो चाहती हो गई है। क्योंकि वो बीजेपी को लगता है, बीजेपी ने अपने में विलय भी नहीं करवाया, ना, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक क्राइसिस आ गया है। जो बीजेपी में बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस रहती है, और बीजेपी आरएसएस का कैडर और जो बीजेपी में जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है उनको इग्नोर करने वाली पार्टी बीजेपी नहीं है नहीं। नहीं, लेकिन इधर बीच ये उस समय से जुमला चल रहा था कि भाई अब बीजेपी में जाना है तो क्या करना है, तो कहेगी आप मोदी जी को, शाह जी को गाली देते रहिए, सबसे जल्दी आपका राइज हो जाएगा। हम्म, तो जो ये इधर बीच ट्रेंड चला था आज से 1 साल पहले, तो हम्म, कि ठीक है आप कुछ भी कहते रहिए, आप आके यहाँ पे वॉशिंग मशीन इनको कहा जाने लगा था, उसको थोड़ा सा ये सुन रहे हैं। और इस बार इन्होंने अलर्ट मोड में ये काम किया है कि, क्योंकि असल में क्या हुआ ना, बंगाल में कई बच्चों से, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उससे मेरे बात हुई, they were virtually crying at the time of result, वो रो रहे थे। एग्जैक्टली मैं ऐसी स्टूडेंट को जानता हूँ जो बंगाल से वापस दिल्ली आ रही थी कि इलेक्शन में मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा जो वोट था उससे हाँ, मुझे जो बेनिफिट मिलना था वो हो गया। तो जो हाँ, स्टूडेंट है, और राजन जरा फैन बंद कर दो। हाँ, ममता बनर्जी की हार एकदम क्लियर कट इस बात का सूचक है कि अगर आपने एक लेवल से जाकर ज़्यादा जाकर अपीजमेंट वगैरह किया
या एक लेवल से ज़्यादा जाकर, वैसे तो करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स है तो थोड़ा बहुत लोग, सभी लोग करते हैं, तो अगर एक लेवल से ज़्यादा अगर आपने बातचीत को आगे, अगर आपने अपने कर्मों कांडों को आगे बढ़ाया तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। कंडीशन ये है कि मैं 2-3 इंस्टेंस मुझे बड़े अजीब से लगे। पहला इंस्टेंस फाल्टा में उपचुनाव होना है, उससे पहले रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आने के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, द पर्सन वॉज द कैंडिडेट ऑफ टीएमसी रिफ्यूज टू फाइट द इलेक्शन, जहांगीर। उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। भाई हाँ। चुनाव हारता जीतता कुछ भी करता, सरेंडर कर दिया उसने कि मैं इलेक्शन ही नहीं उस लड़ता। उसकी तीसरी बार परेड कराई गई है परेड उसी कराई गई के है कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी में, के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंड और पुलिस वो के साथ उसको लेकर उसको अरेस्ट करके दिखाते हुए जा अब रहे हैं। सोचिए कि उसका स्टेचर कि हाँ। एक तरफ उसकी परेड हो रही है, और अगर हाँ। टीएमसी की गवर्नमेंट बनती और चुनाव जीत जाता तो हो सकता है मंत्री बन जाता। इस लेवल का वो व्यक्ति है, मतलब स्टेचर जो है वो ये था। जी सर। लोग जहांगीर वाली बात पर थे, और मैंने वही कहा कि जो लीडर अपने को पुष्पा झुकेगा नहीं कहता था, उसकी 3-3 परेड करा चुके हैं ये लोग उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका रीजन ये है कि वो स्टेचर वही है। अभी हाँ। कांग्रेस के एक एग्जांपल, दिग्विजय सिंह चुनाव हार रहे हैं, बहुत हाँ। लंबे टाइम से हार ही जा रहे हैं। विधानसभा हाँ। में लड़े थे पहले, वो हार गए, लोकसभा हाँ। लड़े थे, वो हार गए, अभी राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन कम से कम अपना एक स्टैंडर्ड, उनका स्टेचर तो वही बना हुआ है ना। करेक्ट। अब यहाँ पर ये सीन होता है कि आप या तो डिप्टी सीएम हो, इवन हाँ। सीएम हो, मंत्री हो, या फिर जेल में हो। तो बस। ये वाला जो केस है जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में है, अगर ये कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं या ख़त्म ही हो जाते हैं तो कम से कम इस देश पर बड़ा एहसान हो जाएगा कि दो हाँ। विचारधारात्मक लड़ाइयाँ होगी, एक कांग्रेस की, बस। एक बीजेपी की, जिसके अंदर, क्योंकि अब अगर हम बीजेपी के सपोर्टर भी है तो भी हमको ये मानना तो पड़ेगा ही कि जो पंडित नेहरू का, इंदिरा गांधी का, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका जो स्टेचर था वो बहुत बड़ा था। और अगर आप कांग्रेस बीजेपी के विरोधी हो तो भी हमको मानना पड़ता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का इस देश की पॉलिटिकल इतिहास में बड़ा योगदान है, लेकिन आज इनका आज योगदान आज निकालो। मैं एक वीडियो देख रहा था इनका, कट द क्लटर प्रिंट, शेखर गुप्ता जी का। शेखर गुप्ता का, हाँ। तो उन्होंने 5 बातें बोली जो कि मोदी जी को के सामने चैलेंज है। उसमें उन्होंने उन 5 बातों में पहली बात को 2 बार बोला, एक बार कंक्लूड करते समय, एक बार ओपनिंग करते समय। और वो पहली बात क्या बोली उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात सच है कि इलेक्टोरल नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग यू आर द नंबर 1 नाउ, इसमें कोई सत्य को कोई अब झुटला नहीं सकता है, और अभी भी 3 साल बाकी, सबसे बड़ी बात ये। और हाँ, 2029 में भी बीजेपी की तरफ से आप ही कैंडिडेट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अभी उन्होंने एक बात और बोली कि पुतिन ने कहा कि जिस तरह का मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया है, हम लोग 150 साल तक शासन कर सकते। ये बात पुतिन ने बोली है, अभी भले लाइटर नोट में बोली हो। नहीं, इंडिया के न्यूज चैनल एक दो थे वो चलाने लग गए कि जी पुतिन ने अपनी जीवन 150 तक फिक्स कर लिया है, उसने कुछ और बोला था। तो कहीं ना कहीं इन लीडर्स की क्रेडिबिलिटी न्यूज चैनल भी घटा रहे हैं। जिनपिंग ने कह दिया है कि हम जब तक जिएंगे एक तरह से हमारा है। तो उसने, शेखर गुप्ता जी ने बोली बात कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है मोदी जी के सामने वो ये है कि कैसे बार बार अब खुद को नेहरू से कंपेयर करना बंद कर दें। अब ये मतलब अब ये वही बात हुई कि आज हम सचिन तेंदुलकर को गावस्कर से कंपेयर करें, या विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करें, या हम अभी जो वैभव सूर्यवंशी है उसको पिछले किसी, क्योंकि हर समय का जो कॉन्टेक्स्ट है डिफरेंट होता है, काल और देश का, उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट होता है वो किया जाता है। कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। कंपैरिजन करना हो तो समकक्ष लोगों में किया जा सकता है, एरा के लोगों को, डिफरेंट एरा में। मैं अपने बेटे के साथ क्या कंपैरिजन करूं, जिसको मोबाइल और इंटरनेट मिल गया है बचपन से। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तब भी 300 रुपए में 1 GB नेट आता था सर, महीने भर चलाना पड़ता था। और इवन वो छोटे फोन भी होते थे, वो छोटे फोन होते थे। चलिए बाद में मैं जब जॉब करने लगा टाटा में, तो फोन खरीद लिया मैंने, लेकिन नेट तो भराना फिर भी पैसा ही कम। आज के कॉन्टेक्स्ट में आज से 5-7 साल, इवन 5-7 साल पुराना भी कंपैरिजन नहीं कर सकते सर। 2010 से पहले अगर ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है। कई बातों में मोदी जी ने अलग ही एक अपनी ट्रेजेक्टरी बना दी है,
लेकिन बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और शेखर गुप्ता जी की ये बात बहुत इंटरेस्टिंग रही और बहुत अच्छी रही कि अब बाकी चैलेंजेस पर ध्यान दें और सबसे बड़ा आप इससे बाहर आइए। हम्म। तो ये तो एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो भी नेशनल पार्टीज होंगी वो बड़ी पार्टी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। वो करप्शन भी करेंगे तो इतना समझदारी से होता है कि आप इस तरह से ओपनली नहीं कह पाओगे कि भैया यहां गलती हो गई है। पिछली बार यूपीए के समय भी मनमोहन सिंह या कांग्रेस पर उस तरह के आरोप नहीं लग पाए जो जितने आरोप अलाइंस लगे। पे थे, सारे हाँ, अलाइंस पे थे। 2G स्पेक्ट्रम का आरोप इस डीएमके वाले बात का पे लगा कि आपने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया। जो था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शरद पवार के हाथ में थी। उन्होंने कहा भी तो मोदी जी ने कि नहाते भी अब तो रेनकोट रेनकोट पहन के, हाँ, रेनकोट पहन के। वही मैं बताना चाह रहा था कि कांग्रेस में शशि थरूर पर एक आरोप लगा था कि इन्होंने हाँ, फ्रेंचाइजी में पैसा लगा दिया, उनसे रिजाइन ले लिया था, ले लिया था। इमीडिएटली ले लिया लेकिन था। वहां कुछ नहीं कर वहां पा नहीं कुछ रहे, कर सकते थे क्योंकि अलाइंस पार्टी, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी। तो ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से दो चीजें होंगी। एक तो कम से कम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सरकार में भी और विपक्ष में भी। दूसरी बात एक समझना है कि जो अपॉर्चुनिज्म का जो तड़का, मतलब जो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आज हमको आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी तो वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, क्योंकि हम लोग ये नहीं मान के चलते कि यार तत्काल में कुछ लाभ मिल जाए। ठीक ठाक जो भी लाइफ से मिलना था ठीक ठाक तो चल मिल रही रहा है, है। जीवन चल रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा किसी छोटे दल के साथ जुड़ के तत्कालिक कोई लाभ मिल जाए इसकी मंशा है नहीं किसी के भी मन में। लेकिन कई बार जो बहुत तात्कालिक शॉर्ट टर्म में गेन चाहते हैं वो इस तरह की पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी का कोई खेल ही नहीं है। जो कहा जाता था कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन नहीं हो रहा, क्रिमिनल्स हाँ, का पॉलिटिलाइजेशन हो गया है। तो वो हाँ, हुआ ही इसलिए था कि शॉर्ट टर्म बस गेन, इमीडिएट हमको क्या मिलने वाला है जी, इमीडिएटली आप 4 सीटें जितवाओ, आप बस इतने लोगों को लेकर आओ, आपको ये एरिया लूट खसोट के लिए दे दिया जाएगा। रीजनल बस पार्टीज ने किया है, नाम लेना तो अब सही बात नहीं, नहीं ठीक है। नाम नहीं लेना है, हाँ, लेकिन ये हर जगह हुआ ये है। हर जगह हुआ है। अब ये चीज़ें रुक जाएगी, और ये चीजें रुक जाए। अगर 2 ही पार्टी सिस्टम आ गया तो ये चीज़ें रुक जाएगी। और जो कांग्रेस पार्टी को भी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते थे कि भाई ये रीजनल पार्टी पावरफुल है, तो उस रीजन के अंदर तो हम उनके साथ में विचारधारात्मक लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे वो आरजेडी बिहार में हो, चाहे समाजवादी पार्टी यूपी में हो। अब कांग्रेस पार्टी उस लेवल पर बात करेगी कि जी कहीं ना कहीं जो चीज़ें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके छोड़ दी थी, अब उन चीज़ों पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और करेक्ट। बीजेपी तो शुरू से अच्छा, वैचारिक दूसरा पार्टी रही है। डायनेस्टी वाला जो एक तमगा लगा है कांग्रेस के साथ, दीर्घ काल में हो सकता है अगर ये पूरी तरह से दो पार्टी सिस्टम हो जाए तो ये भी समय के साथ समाप्त हो सकता है। समाप्त। और राहुल गांधी के पास तो अब कहने को बहुत कुछ है कि डायनेस्टी, मैंने तो 10 साल तक जो रगड़ाई करी है, संघर्ष किया है, वो हाँ, संघर्ष तो मेरे जिन लोगों ने सत्ता ली उन्होंने कभी किया ही नहीं। कभी नहीं पंडित किया। नेहरू ने आज़ादी से पहले किया था, आज़ादी के बस बाद कभी उतना बड़ा संघर्ष नहीं था। इंदिरा गांधी ने विद इन कांग्रेस संघर्ष किया था, कांग्रेस के बाहर नहीं। एक बार 77 के बाद वापस इंदिरा गांधी बस आ गई। बस लेकिन राहुल गांधी ने जो, जिसको कहते हैं ना रियल रगड़ाई करके आगे बढ़ना, अगर वो हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगर कांग्रेस इस 99 के फिगर को आगे बढ़ाती है 2029 में, तो ये तो मानना पड़ेगा कि जी जो राहुल गांधी 44 पर आ गए थे, 42 पर आ गए थे, कांग्रेस मुक्त भारत जैसी बातें हो गई थी, वो आगे बढ़ाने में उनका रोल तो है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से। उनको बस कोई मुझे थोड़ा सा कांग्रेस के मॉडल में मतलब ये चीजें लगती हैं कि मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी और कांग्रेस में बहुत डिफरेंस नहीं देखता। है ही नहीं। मतलब इकोनॉमिक्स के लिबरलाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज इनिशिएट करने में कांग्रेस, इवन जितनी जो भी आज चल रही है सारा नीतियां, कांग्रेस वो का अगला स्टेप है। अगला स्टेप है कांग्रेस की मनमोहन नीतियों सिंह हैज रिजाइंड 3 टाइम्स, और करेक्ट। नरसिम्हा राव ने तीनों बार रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करा, और एक ही बात की कि इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ आर्मी का कोई चीफ अपने बेस्ट जनरल को हटा दे, करेक्ट। और बहुत लोगों से लड़ा होगा। उसी पॉलिसीज को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, इसको नोट करिए। 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का देखिए खोल के। दे हैव सेड कि हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाएंगे, हम मंडी सिस्टम खत्म करेंगे, और हम इसको उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे जैसा 1991 में लिबरलाइजेशन तरीके से लिबरलाइजेशन ओपन करेंगे एग्रीकल्चर का। और जब मोदी ने किया तो बीजेपी विरोध ने किया। उससे 1 डिग्री कम काम किया है। सर देखिए,
कांग्रेस ने कहा कि विल एंड द मंडी सिस्टम, जो एपीएमसी वाला। बीजेपी ने कहा ठीक है, एपीएमसी एक दरवाजा है, सीढ़ियां बनी हुई है, हम एक लिफ्ट अलग से बना देते हैं और हम ले आते हैं एक ऑल्टरनेट। आपका एपीएमसी चलेगा, जिस किसान को मन होगा वहां बेचेगा और जिसको मन होगा वो अपना अलग तरीके से बेचेगा। यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस की पॉलिसी मैनिफेस्टो से उठाकर लेके आई, मैनिफेस्टो से उठा के लेके आई। लेकिन ये ना जाने कौन सी कहानी हो गई, वो पॉलिटिक्स है, हम सब समझ रहे हैं उसको। वो वाली बात पर भी बीजेपी और कांग्रेस में कोई बहुत अंतर नहीं है। किसी यहां मुद्दे तक पर कि बहुत अंतर है। सीए की बात करें तो मनमोहन सिंह जी ने भी पहले यही बात कही है कि भाई आपको अमेंडमेंट एक्ट से, हाँ इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। वो वहां पे आया है। तो मैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखता, अंतर बस इस सेंस में देखता हूं कि एक पार्टी राइट विंग या भारत की जो सांस्कृतिक जो हेरिटेज है उसको लेकर कुछ ज्यादा चिंतित है, एक उसको ज्यादा चर्चा में नहीं लाना चाहती है, जिससे कि एक खास तबका उससे नाराज ना हो जाए। खास तबका जो जो दिल्ली के अंदर आपको लोधी रोड्स, बाबर रोड्स वगैरह दिखती है, वो हाँ सॉफ्ट अपीजमेंट का एक तरीका था। बस कांग्रेसियों को क्या मालूम था कि ऐसे भी लोग आ जाएंगे कि रोड वोड देने की बजाय सच में रोड इनके नाम कर देंगे। ये तो हाँ रोड पर इनका नाम लगाने की बजाय रोड ही इनके नाम कर करेक्ट देंगे। तो जब करेक्ट ऐसा अपीजमेंट होने लगा यूपी बिहार में, तो बेचारे कहाँ कांग्रेसी टिकते। खत्म। भाई मोहल्ले नाम हो गए, वहां तो रोड के बेचारों ने इन रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस के वोट बैंक, उनकी पॉलिसी को दूसरे एक्सट्रीम में ले जाकर ही तो एक्सट्रीम में वोट ले साफ जाकर, किया है। भाई कांग्रेस ने लगा दिया बाबर रोड, कांग्रेस ने लगा करेक्ट दिया लोधी रोड, केवल नाम ही हाँ रखा था। हमने हाँ उसको भी माना कि जी अपीजमेंट है, बाबर हमलावर था, आप उसका नाम कैसे रख सकते हो। करेक्ट इन्होंने कहा जी ये तो बहुत छोटी बात थी, हम तो ये सच में सड़क इसके नाम ही कर देते हैं कि यहाँ से बिल्कुल सही बात। आने जाने वालों से टोल टैक्स वसूलो, ये पूरा हाँ एरिया तुम्हारा हो गया, अब बस हमको तुम यहाँ से चुनाव जितवा देना और बस हमको विधानसभा में सपोर्ट कर देना, और जहाँ पर मसल पावर का यूज़ करना हो जो जहाँ पर वो भी जो कर इधर देना। जो ये जो स्थिति है ना, ये बड़ी गंभीर तरफ आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही है। जिस पर रोक तो लग गई है। और ये रोक लगी है भारत की जनता का जो कॉन्सेंस जो जागा है ना सर, कि भाई देयर शुड बी एन एंड टू ऑल दिस। और No political party can now take a risk of this kind of appeasement. Anybody doing it? अब रिवर्स नहीं हो पाएगा। अब इवन नहीं हो। इवन इसमें एक जो टर्निंग पॉइंट आया बीजेपी को, जब यूपी के अंदर सीएम डिसाइड करना था, हाँ वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट योगी आदित्यनाथ आ गए थे, और करेक्ट उसके कारण एक नया मॉडल पूरे इंडिया के सीएम्स ने अपना लिया। मध्य प्रदेश करेक्ट के सीएम ने भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट किया, उत्तराखंड के सीएम तो इस बात को बहुत ज़्यादा करते हैं, असम के बिल्कुल जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको भी लगने लगा कि ये मॉडल बहुत अच्छा है, उनको हम्म, पॉलिटिकली भी सूट करता है, जो भी है। लेकिन जो एक नया मॉडल, जैसे जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो करेक्ट मोदी मॉडल या गुजरात करेक्ट मॉडल की चर्चा होने लगी थी, वैसे ही नरेंद्र इसका अपना योगी योगी आदित्यनाथ का जो हाँ गवर्नेंस का मॉडल है, उस हाँ मॉडल को दबे स्वर से इवन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी कोशिश की है कि हम कोशिश की है। अपनाएं। और हाँ ये भी एक टर्निंग पॉइंट था कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए, वो भी कहीं करेक्ट। रेस में थे नहीं। अच्छा एक बात, अब आपने बात बोली है तो एक और बात मुझे उनके वीडियो से याद आ गई, शेखर गुप्ता जी के। उन्होंने दूसरी जो बात कही कि मोदी को जो भी चैलेंज आने वाला है योगी से वो आने वाला अंदर से ही आने वाला है, बीजेपी से ही आएगा। एंड अभी बाहर से चैलेंज की चांस कम है, आपको अंदर अंदर लड़ाई लड़नी और पड़ेगी। अंदर से भी जो रियली नंबर 2 है हाँ अमित शाह, उनसे नहीं आने वाला है, ना 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 क्योंकि ना वो अमित शाह वो ये जैसे मान के चल वो रहे नहीं हैं। मनाने वाला है, वो चैलेंज आने वाला है सीएम ऑफ यूपी से। और वो करेक्ट सीएम ऑफ यूपी के साथ एक और बड़ी बात है, यूपी की जनता आज पोलराइज्ड हो गई है विथ योगी और विदाउट योगी। करेक्ट वहाँ पर पार्टी का स्टेचर ये कहना पड़ेगा कि कम हो गया है, मेन हाँ स्टेचर है योगी आदित्यनाथ का। सर, मैं तो यहाँ यूपी का ही हूँ। स्थिति ये है कि आज भी आप किसी से बात कर लीजिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बीजेपी। नोबडी इज इंटरेस्टेड। इवन आप समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उसके लीडर्स भी हो सकता है उतना योगी को पसंद ना कर रहे हो, और नहीं लेकिन करते, जनता योगी के साथ जनता योगी के साथ है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी को या किसी भी अपोनेंट पार्टी की सबसे बड़ी दुविधा यही है, क्योंकि हाँ जब व्यक्ति का स्टेचर बहुत बड़ा हो जाता है तो आप उसकी पार्टी को तो ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन उस करेक्ट। पर ओवरराइड, जैसे इंदिरा अच्छा गांधी का जब होता क्या है, स्टेचर बहुत मान बड़ा लिया था। बीजेपी में एक कोई लीडर हो
जिसकी कोई बात आपको पता चल जाए और वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आज में जनता कहती है अरे भैया हटाओ इसको, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो मतलब योगी के साथ हैं। हम तो योगी के साथ है। यही काम इंदिरा गांधी के ज़माने में था। इंदिरा हाँ, गांधी के लिए इंदिरा इज इंडिया बोलना शुरू हो गया था। उस समय किसी ने कहा जी फलां लीडर बदमाश है, बोले कोई बात नहीं, हमें इंदिरा गांधी बात को नहीं, पीएम हटाओ, बनाना हमको है। उनसे मतलब है इंदिरा उसी जी तरह से। से थोड़ा सा टाइम पीरियड वाजपेयी जी के साथ में आया ये वाला कि जी अब की हाँ। बारी अटल बिहारी है, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। ये हम्म। टाइम पीरियड सेंटर में मोदी जी के साथ चल रहा है कि जी हमको मोदी सरकार चाहिए, इसलिए हमको इसको सांसद बनाना है, चाहे वो कुछ भी हो केजरीवाल जाए। ने बहुत दिन इसका लाभ खुद भी खुद उठाया, भी ढेर उठाया सारे उसके मंत्री तमाम चीजों में आए, आए। लेकिन जनता ने लीडर को देखकर काम देते रहे। अब चूंकि केजरीवाल पर ही आरोप लग गया, तब वहां मामला गड़बड़ हुआ है। आरोप नहीं, उनसे जो ड्रास्टिक गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, वो हुई कि उन्होंने जिस तरह का अपना शीश महल बनवाया, करेक्ट। वो उन्हें भाई उन्हें बिल्कुल सूट नहीं करता था कि वो ये काम करे। और वो एक सेइंग है इंग्लिश में कि जो भाई छोटा आदमी सर छोटी देखिए, और बड़ी आप आदमी क्या बड़ी है, गलती करता है। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है आपको उससे जज किया जाएगा। मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि मेरे मार्क्स कंटिन्यूअसली मैथमेटिक्स में 90 अबव आ रहे थे, फिजिक्स में 90 अबव। जिस साल मुझे 80 में नंबर मिला किसी कोई जगह पर, तो मेरे पिताजी के लिए वो खराब बात हो गई। मेरे छोटे भाई का अगर 80s में मार्क्स आ रहा है तो उसका अगर उसकी तारीफ हो रही, ये स्टैंडर्ड सेट करने का मामला हो गया स्टैंडर्ड ना। सेट। और दूसरा अरविंद केजरीवाल, वो जो बात है ना, छोटा आदमी छोटी और बड़ी आदमी बड़ा आदमी बड़ी गलती करता है, बड़ी तो गलती करता है। उनको ये बात कॉमन आदमी भी समझ रहा था कि केजरीवाल जो कर रहा है ना, ये हाँ, परसेप्शन इतना खराब जाने वाला है, और वही हुआ। ये बस दिल्ली की जनता ने लिकर स्कैम केस पे तो ठीक है, लोग करप्शन से तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि कर चलो जी ले। वो तो किया होगा या जनता नहीं ये किया मान होगा। के चलती है कि अधिकारी और नेता है तो हाँ, पैसा कमा रहे हैं। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो सूट नहीं करता था कि वो इतना बड़ा बंगला और शीश महल टाइप का बनाए, और वो भी हाँ ये जानते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सा मौका नहीं छोड़ने वाली उनके लिए, और ना। वो छोटा छोटा भी नहीं। तो आज लब्बो लुआब ये रहता है सर कि अगर ये मर्ज हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर वन मर्ज, और मुझे अब मर्जर का कम दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि कांग्रेस वेट करेगी कि ये पूरे खत्म कांग्रेस हो एंड जाए। बीजेपी बोथ वांट दे शुड बी एलिमिनेटेड। कांग्रेस तो पर्टिकुलरली ये वेट कर रही है कि तुम्हारे बागी सांसद मर्जी जा शामिल हो जाए, हमें लेना देना हाँ, नहीं, वो हम तुम्हारी हेडक थी, हमें कोई मतलब नहीं, तुम करेक्ट। अपने आप खत्म हो। तुम्हारी पार्टी जो है उसका भी अस्तित्व बाद में हमें ही आना है, लेकिन जो लीडर और उनके परिवार वाले हमसे बेटरल करके गए थे, चाहे वो शरद पवार हुए चाहे ममता बनर्जी हुई, उनको हम यहाँ कोई रेस्पेक्टफुल जगह देने वाले नहीं हैं। नहीं वो है, अपने आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। वो अपने खत्म। आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि इस मूड में है। अभी राहुल गांधी का तो पेशेंस बहुत तगड़ा नहीं, है। हम लोग वो जनरेशन है जिसने इन दलों का उत्पत्ति भी देखा है उभार और देखा है। इन दलों का अंत भी देख रहे हैं। उत्पत्ति, उभार। उभार और अचानक पीक पे गए, पीक पे गए। शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर थे। हाँ, अचानक अगले दिन पेपर में आता है कि शरद पवार को लगता है कि कांग्रेस में वंशवादी राजनीति हाँ, है, हाँ। इसलिए और खुद खुद क्या कर रहे थे? शरद पवार इसलिए अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और एक नई हाँ, पार्टी बनाएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। करेक्ट। इसी तरीके से एक तारिक अनवर साहब थे और एक पीएस संगमा जी थे, है ना। बिल्कुल तीनों ने। इन लोगों ने तारिक अनवर तो आगे बढ़े नहीं, पीएस संगमा ने भी जो रीजनल पार्टी अपनी बनाई थी, एनसीपी के जो रिंग उनकी करेक्ट, मेघालय में थी, करेक्ट, उन्होंने भी अपने बेटे को आगे बढ़ाया था। और करेक्ट। शरद पवार के जो भतीजे जिनकी अभी डेथ हुई है, अजीत पवार की, वो तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री फिक्स हो गए थे, किसी की भी सरकार परमानेंट, शरद पवार चाहे पार्टी कोई कहीं भी सत्ता, हमको मुख्यमंत्री बन जाना उप है। मुख्यमंत्री बन जाना है। उन्होंने जिस तरह से अपनी वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाया, तो वो इनका एक कहना था। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसको जल्दी भूल, कांग्रेस इज नथिंग टू लूज। खास बात यह नथिंग, है नथिंग, राहुल नथिंग, गांधी के लिए भी खोने को कुछ नहीं है। कुछ जितनी नहीं। इमेज डिटोरिएशन उसका होना था उसका हो गया है। नहीं, और और भारत के डेमोक्रेसी के लिए ये एक तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो डायनेस्टी वाला पूरा हिसाब किताब चल रहा है उस पर असर पड़ेगा, करप्शन पर भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। वैसे तो करप्शन खत्म होना बहुत मुश्किल है, लेकिन डिग्री पर अंतर पड़ेगा। और एक तीसरा लाभ हो सकता है वन पार्टी, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, वन वन नेशन, नेशन वन इलेक्शन। अगर इनको मेजोरिटी आ गई 2/3 तो आ ही हाँ, जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। ये करेक्ट। जो अगर एनडीए को मेजोरिटी राज्यसभा लोकसभा में होने वाली है, हाँ, राज्यसभा के तो बिल्कुल निकट पहुंच गई है, करेक्ट, लोकसभा में करेक्ट, अगर 2/3 हो गया तो वो जो संविधान संशोधन बिल जो इतने सारे हैं वो पास हो जाएंगे। और करेक्ट। वो पास अगर हो गए तो वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है।
लॉन्ग टर्म में ये दो पार्टी वाला जो सिस्टम है ना वो बेनिफिशियल, वो बेटर होगा। वो बेटर होगा। एक सेंटर टू लेफ्ट, एक सेंटर टू राइट, हम्म, और दोनों ही दल जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर सोचेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग भी चुनाव में उसी तरह से निर्णय लिया करेंगे।